JUI और GDA और इस तरह की जो पार्टीज हैं उनके साथ भी ये इंटीरियर सिंध में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी ताकि एक बेहतर अंदाज में ये इंतखाबात के लिए मैदान में उतर सके। बट मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब तक इंटीरियर सिंध में PMLN का कोई बड़ा लीडर जाके अपनी कंसिस्टेंट कंपेन, हाँ यही बात है। कंपेन नहीं करेगा, जी बात नहीं बननी। सही और है, उसके सही। लिए आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जी इंटीरियर सिंध के लिए मेरी नज़र में जो मौजूद तरीन PMLN का लीडर है जिसको वहां पे जाके कैंपेन करनी चाहिए, वो मरियम नवाज शरीफ है। मरीम बिल्कुल नवाज, उसको सही कहा, फोकस करना बिल्कुल सही चाहिए। सही। कहा, हम्म, बिल्कुल सही। जी और और चूंकि पंजाब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी विन करने के लिए फॉर मेकिंग गवर्नमेंट इन 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 मरकज में गवर्नमेंट बनाने के लिए, हम्म, तो जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को फोकस करना चाहिए पंजाब के ऊपर। हम्म। ये बहुत जरूरी है इनकी प्रेजेंस जो है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को कराची में जरूर जाना चाहिए, ये मेरी उनको तजवीज़ होगी। उनको जलसा उनका करना कराची चाहिए। में जाना जो है, इट वुड मेक सच अ ह्यूज डिफरेंस जी टू हिज इलेक्टोरल सक्सेस। और ये राइट, MQM जो कि उनकी अभी इत्तेहादी जमात बनने जा रही है, दैट्स ए प्लस उसको भी पॉइंट, बहुत यस। ज्यादा सपोर्ट जो है वो वहां पे देगा। तो देगा, ये बिल्कुल सही जो बात। जो एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेटेजी का एनवायरनमेंट है पॉलिटिक्स का, उसको समझ के स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। इस वक्त नून लीग के लिए जो कुछ अच्छी बातें हैं वो ये है कि इनका ये पंजाब में लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, सदरन पंजाब में भी कुछ सीटें ये निकाल लेंगे। अभी हम्म, आपने देखा कि गवर्नर पंजाब के ऑफिस में इन सब लोगों ने, जो लीडरशिप है PMLN की, उन्होंने डिस्कशन की और एक स्ट्रेटेजी जो है जनूबी पंजाब के लिए उन्हें वर्कआउट की है। हम्म, जो मैं समझता हूँ कि इसको अगर वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो यहाँ भी, यहाँ सीटें डिवाइड होंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी कुछ ले लेगी, कुछ PMLN ले लेगी। लेकिन हम्म, PMLN को जोर लगाना चाहिए ताकि सीटें जितनी भी इधर से निकाल सकते हैं वो जरूर निकालें। हम्म, और जो 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 सेंट्रल पंजाब है, PMLN उसमें मजबूत है, सदरन पंजाब में भी मजबूत है। ये जो लाहौर का मसला है, मैं थोड़ा सा इस पे मैं ब्रिगेडियर नवाजिश की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये लाहौर जो है अभी ये पहले वाला लाहौर नहीं हम्म, PMLN के लिए। जी तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लाहौर में और उसके अलावा पंजाब के दूसरी जगहों पे, दूसरे इलाकों में जहाँ पे कि इनको लगता है कि PTI का वोट बैंक कंपेटिटिव है, वहां पे हम्म, ये डोर टू डोर कैंपेन करें हम्म, ताकि ये जो नया वोटर ऐड हुआ है 2 करोड़, उसमें जितना भी पोर्शन पंजाब में आता है, जी ये उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। ये पॉसिबल होगा, डोर टू डोर कैंपेन बहुत जरूरी है। और जरूरी मैं है। ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है डोर टू डोर कैंपेन करना, वो लाहौर में है। लाहौर में ये जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में और मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया है, जी, इसमें दूसरे शहरों से लोग ज्यादा आए हैं, लाहौर से कम आए। कम है जी। जी। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये लाहौर के ऊपर फोकस करें। लाहौर में PTI जो है वो अपना, अपने स्ट्रांग होल्ड जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हुई है। हम्म, और उसकी एक झलक हमें ये जो पिछले इलेक्शंस हुए थे, जिमनी इलेक्शन, उनमें नजर आई। दो उम्मीदवार जो थे वो प्योरली PMLN के नहीं थे, हम्म, PTI ही के जो वो थे, उनको इन्होंने अपनी तरफ से खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी दैट दैट गिव्स एन इंडिकेशन के देयर इज अ प्रॉब्लम विच हैज हम्म, टू बी एड्रेस्ड। हम्म, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लाहौर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा जी कि हमजा शहबाज साहब लाहौर पे मुकम्मल फोकस करें हम्म, और डोर टू डोर कैंपेन भी चलवाएं और हम्म, राब्ता करके तो इसको ज़रा स्ट्रांग करें। और शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत एक्सेप्टेंस है, लाहौर के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो हम्म, वो भी ज़रा लाहौर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। फोकस करें। नहीं अब जी, जो थोड़ा बात सा। है 2 करोड़, जी 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 जो जी 2 करोड़ वोटर ऐड हुआ है नया, जी
देखिए उसमें डिपेंड करता है कि वो किन फैमिलीज के अंदर ऐड हुआ है। अगर तो वो उन फैमिलीज में ये डिवाइडेड ही है, पीटीआई की फैमिलीज में जो ऐड हुआ है वो तो पीपल्स पार्ट वो पीटीआई को वोट देगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो एक कल्ट है। हम्म। कल्ट के वोटर को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके नहीं ऊपर कर एफर्ट सकते। करना भी कोई बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। यस। कल्ट को आप यस। चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कल्ट ने अपने लीडर को एक्सेप्ट कर लिया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो करप्ट हो जाए लीडर, उसकी मतलब कोई उसके पल्ले कुछ ना रहे, तब भी कल्ट ने उसको फॉलो करना है। तो हम्म। उस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। लेकिन दूसरे वोटर्स को ज़रूर नए वाले जो हैं उनको ज़रूर फोकस करना चाहिए, उनको विन ओवर करने की कोशिश करना चाहिए। और ये हमें ये अभी तक आइडिया नहीं है, ये जाहिर है पीएमएलएन को और बाकी पार्टीज को तो होगा, हमें आइडिया नहीं है कि इसमें रूरल एरियाज में ये 2 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं रूरल एरियाज में कितने हैं, अर्बन एरियाज में कितने हैं। और अगर तो रूरल एरियाज में ज्यादा है और वहां पे एक्सेप्टेंस पीएमएलएन की ज्यादा है, फिर ये वोट इनवेरिएबली पीएमएलएन को ही मिलेगा हम्म। रूरल एरिया। प्रॉब्लम ज्यादातर एक्चुअली जो फेस हो रहा है पीएमएलएन को वो शहरों में हो रहा है। चलो। तो शहरों अच्छा। के वोटर्स पे इनको फोकस करना चाहिए। और क्योंकि पीटीआई जो है वो उसकी डेफिनेटली प्रेजेंस रूरल एरियाज में भी है, लेकिन प्रॉब्लली अर्बन मिडिल क्लास जो है उसके अंदर ये पार्टी स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड है। हम्म। तो उसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है शहरों के अंदर, ताकि मसला ना हो। और फिर शहर जो है वही रूरल एरियाज के लिए भी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उसको डिटरमिन करते हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है कि इस किस्म की स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा इम्पोर्टेंट, कि ठीक है। आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं ये सजेस्ट कर दूं ये कि ऐसी स्ट्रेटजी कंसीडर की जा सकती है। थैंक यू। की जा सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, चलते हैं। स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है, और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जुमे को जो है कारोबारी हफ्ते के एहतताम पर के एस ई जो है 100 इंडेक्स का जो कौमी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाना मुल्क के मुस्तकबिल पर सरमायाकारों के इतमाद की वाज़ेह अलामत है। स्टॉक मार्केट में इस तेजी का फौरी सबब जो है, तो हम जो समझ सकते हैं वो बॉन्ड वगैरह की सरमायाकारी की नवाया कमी की वजह से है, जिसके बायस के एस सी 100 इंडेक्स में 2.08% की शरह से 1130 पॉइंट्स के इजाफे से 15,000 पॉइंट्स की जो हदूद जो है वो तजावज कर गई है। ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 68.2% जो है शेयर की कीमत बढ़ गई है। सर, ये एक अच्छा साइन है आने वाले इलेक्शन के लिए कि मुल्क की जो जो सूरत हाल है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की, या कारोबारी लोग जो है इसमें आ रहा है, ये कुछ नून लीग को इससे भी कोई बेनिफिट दे सकती है या आने वाले दिनों में, डॉक्टर साहब? परसेप्शन की देखो, परसेप्शन की हद तक तो सही है, वो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो काफी मैनिपुलेटेड है। वो उस तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है जिस तरह के आपकी न्यूयॉर्क की है या शंघाई की है या टोक्यो की है या फॉर दैट मैटर हांगकांग की है। इस तरह वो ओपन है नहीं। वहां पर हर किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो मैनिपुलेट, चंद लोग जो हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो इसलिए वो आई वोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन एट द सेम टाइम वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत में हो या हुकूमत में आने वाली हो, तो अपने लिए इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकती है फॉर पब्लिक इम्प्रूव टू इम्प्रूव पब्लिक परसेप्शन, कि देखिए हमारे आने की वजह से या हमारे आने की उम्मीद की वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रहा है। बट प्रैक्टिकली आई वोंट टेक इट सीरियसली। असल चीज जो है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। राइट। वो नहीं है और वो क्रिएट करने में टाइम लगेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसकी बात हो रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक तो कुछ नहीं आया। आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मीटिंग्स वगैरह की, उनके तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उनके जो वहाँ पार्टिसिपेंट थे उनकी स्टेटमेंट आया कि जी इतने बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, इतने बिलियन। 100 अरब की बात हो रही थी। हाँ जी, तो वो उनमें से अभी तक आया तो कुछ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक साइन नहीं हुआ। तो इसलिए उस पे
तो अभी कुछ नहीं हो रहा। दूसरा आपकी जो है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनसाइड द कंट्री वो प्रॉब्लम है, आपका जो है बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो आपके प्रॉब्लम है, आपके मिलिट्री एसेट्स जो हैं उन तक लोग जो हैं वो अटैक उन पे कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। और ऊपर से जो है हमारी जो हिस्ट्री रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है और कोई उसको कभी गवर्नमेंट और कभी सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो गैर कानूनी है, इसको खत्म करो। जी। तो उससे जो है वो आपका इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपका जो है वो एतबार जो है वो नहीं रहता, और हमारा एतबार काफी डैमेज इस लिहाज से हुआ हुआ है। खुद पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है, जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, उनसे उनको देख लीजिए, उनकी जो है प्रोडक्ट इतनी महंगी हैं बिजली की वजह से, गैस ओवरहेड की वजह एक्सपेंसेस की, ओवरहेड एक्सपेंसेस की वजह से, कि वो जो है कम्पीट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो ये जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है चेंज जो है इसका वो, फायदा कौन, इंडिया या बांग्लादेश ले रहे हैं सर? हाँ जी, इंडिया से इतना नहीं ले रहा। इंडिया को वीजा वगैरह में काफी वो दिक्कत करते हैं। यहाँ के हमारे जानने वाले हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, अमेरिकन नेशनल फॉर मैनी इयर्स। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ बॉम्बे में बहुत साल पहले, और बड़ा ही वाज वेरी एक्साइटेड कि यार वहाँ बहुत बहुत पोटेंशियल है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ करते रहे हैं। और एक दफा वीजा लेने गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी आप तो पाकिस्तानी नेशनल हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी नेशनल नहीं, अभी मैं तो अमेरिकन नेशनल हूँ इतने साल से, मैं तो 20 साल 30 साल से यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लेकर आए कि यू हैव रिनाउंस्ड पाकिस्तानी नेशनैलिटी, उसको वीजा नहीं दिया उन्होंने। वो इस किस्म की जो है ना वो मीननेस वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आनी नहीं है कि हमें कोई फर्क पड़े, तो नहीं, इसलिए लेकिन सर वो वो पाकिस्तान के साथ ही करते हैं, अगर दूसरे नेशनल होंगे तो दे माइट हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड दो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ उनका खास ताल्लुक है ना। पाकिस्तान तो बड़ा सही टारगेट है उनके लिए, हर लिहाज राइट, से टारगेट है। राइट। तो वो और उस पर बड़े जोर शोर से वो काम भी कर रहे हैं। और चाहे आपका बॉर्डर पे मसाइल हों, चाहे आपके इंटेलिजेंस के मसाइल हों, आपके इंटरनेशनल फोरम्स में हों, फैटफ पे हो, वो आपके अरब वर्ल्ड में इवन हो, आपके अरब वर्ल्ड पे जो है वो किसी ने आपके हक में स्टेटमेंट नहीं दिया कश्मीर पे। जब उन्होंने कश्मीर पे जो कुछ उन्होंने किया है, किसी मुल्क अरब मुल्क ने उस पर स्टेटमेंट दिया। आपका ओआईसी का इजलास नहीं बुला सका पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट मेंबर समझ जाता है उसका। तो इसलिए वो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश को अलबत्ता जरूर फर्क पड़ा है, वो इसको अट्रैक्ट भी कर रही है। वहां पर जो है गारमेंट इंडस्ट्री जो है बड़ी तगड़ी है, बाकी इंडस्ट्रीज को भी वो काम में ला रहे हैं। वर्कर जो है वहाँ का बड़ा एफिशिएंट है, उसकी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बेहतर है पाकिस्तान के वर्कर से। जीडीपी पाकिस्तान जी में 8 पॉइंट से ऊपर है उनका, आई मीन दे आर डूइंग वेल। हाँ जी, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस का माहौल नहीं है फिलहाल, और बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं है। दूसरा जो हमारा मिलिट्री का जो बिजनेस है, उसकी वजह से कंपटीशन में बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक सेक्टर जो है उसको जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जब मिलता है, दूसरे सेक्टर जो है, दूसरा इन्वेस्टर जो है वो फिर अपने आप को जो है लेट डाउन फील करता है कि मुझे फिर जो है फेयर डील मुझे नहीं मिल रही। तो ये मतलब एक चीज बार बार जिक्र किया जा रहा है कि फौजी फर्टिलाइजर को जो है वो आधी कीमत पे आप गैस पर सप्लाई कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, बाकी जो है उनको आप नहीं दे रहे। अब फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपने ठेके मुस्तकिल दे दिए हैं। जो नहीं डॉक्टर साहब, आप जरूर हमारे फौजियों को नाराज करना है आपने। ये नहीं, फौजियों वो को नाराज, कम्पीट नहीं करते, सही कह रहे हैं, कम्पीट नहीं कर पाते वो। देखो फौजियों को नाराज करने की बात नहीं है। फौज बिजनेस, जो फौजियों के बिजनेस हैं वो बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दे आर बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। टैक्स मसला दे सिर्फ रहे ये हैं। है कि उनको जो है आप बिजनेस को बिजनेस के तौर पे चलाएं, उनको फौजी इंटरप्राइज के तौर पे मत चलाएं। वहां से बैठ के ये फोन ना करें कि मैं मेजर जनरल फलां बोल रहा हूँ तो ये हमारा काम कर दें। एनएलसी का मसला आप देख लें भाई, एनएलसी में आपको एनएलसी के जो ऑयल टैंकर जाते हैं, उसमें क्या स्ट्रेटेजिक चीज, अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया, बंदा मार दिया उसने, उसका चालान क्यों नहीं हो सकता? उसका मतलब है कि वो पेट्रोल लेके जा रहा है, डीजल लेके जा रहा है, या वो हमारे मिनिस्टर थे जर्नैल साहब, उनके लिए मोलेसेस जो है वो वापस लेके कराची जा रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको जो है पुलिस क्यों नहीं इंस्पेक्ट कर सकती, क्यों नहीं रोक सकती अगर उसने एक्सीडेंट किया है तो? लेकिन नहीं कर सकते कि नहीं जी ये तो मिलिट्री का है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो क्वार्टर मास्टर जनरल के अंडर है वो। और शहीद कादिर अल्लाह खुश रखे उनको, उन्होंने रेलवे को रगड़ दिया और इसको इसको बना दिया उन्होंने। तो ये मसाइल जो हैं ये, मतलब है कि ये इसको आप हल करना चाहिए। इसको जो है आप बिजनेस को बिजनेस के तौर पे चलाएं, फिर ठीक है। जो कोई नहीं कहता कि फौज के ट्रक अगर जा रहे हैं
फौज के ट्रकर जा रहे हैं, एम्यूनेशन लेके जा रहे हैं, ये फौजियों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, उनको कोई नहीं कहते इनको रोको, इनको टिकट दो, इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। एक सेकंड अगर रुके तो ब्रिगेडियर नवाज से यही इसका जवाब ले लेते सर, क्या बात है, क्यों नहीं चलान हो सकते फौजियों के ट्रकों? देखिए फौजी के नहीं, ये नहीं कह रहा फौजी ट्रक का उसका चालान नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज है। मैं सिर्फ एनएलसी की बात कर रहा हूँ, एनएलसी की बात कर रहा हूँ, जो कि कमर्शियल इंटरप्राइज। ऑन द लाइटर साइड पहले तो सीरियस नोट पे कि ये टेक्निकल इशू को जो है ना स्ट्रेटेजिक इशू के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। बात ये है कि ये डॉक्टर साहब मेरी बात नहीं मानते हैं, हमने ये मुल्क बनाया ही इसलिए था। हमने आपको इतने डॉलर जो है 1970 से लेके जो मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, वो डॉलर इस फौज की वजह से ही मिलते हैं ना। हम आपको मतलब आप देखें, हम 79 में शुरू नहीं किया। हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं थे, वो फौज के थे तो फौज ही ले गई सर। जब वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब फौज ने ही तो अमेरिका ने दिए क्यों थे, इसलिए दिए थे। देखें हम आपके हेनरी किसिंजर को प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम इज विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अकबर शैतान जनरल सामसवेलम कहता था अमेरिका को, और असगर शैतान कहता था इजराइल को। तो ये जितनी भी बुराइयां हैं ना, वो वहां से लॉस एंजलिस से शुरू होती हैं। अच्छा जी, ठीक है, सही है जी, सही है। आप मुझे बताएं कि जब आपने जाना था चाइना हेनरी किसिंजर ने, तो आप भुट्टो की गोद में बैठे हुए थे, आपकी वो हिलरी क्लिंटन भी गोद में बैठ जाती है, सब गोद में बैठ जाती है हमारे, और हमें डॉलर भी देते हैं ये। तो 71-2 में जब यूएसएसआर था, तो जब उधर जाना, अभी जब ये इस तरह की गलत आते हैं, तो मेरी बात आप मान लें, apart from efforts of various political leaders, the division of subcontinent was aimed at achieving the goals and objective of United States of America in the next 70 years. And we have done nothing in next 70 years except fighting for United States of America. हम उसकी प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। अभी जब हम ये करेंगे तो नेचुरली फिर वो हम एनएलसी भी बनाएंगे, हम जो है हमारा वो ड्राइवर को आप पकड़ेंगे तो हम आपको कुट भी चढ़ाएंगे, हम दिल करेगा तो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, हम दिल करेगा तो इमरान खान को बना लेंगे। अगर आप ज्यादा शोर करेंगे नसीम साहब तो हम इमरान खान को कल जेल से में छोड़ देते हैं हम, तो आप देखना, मैं देखूंगा मियां नवाज शरीफ का क्लाउड कहाँ गया है, जो ब्रिगेडियर डार की तारीफ कर रहे थे, आप उसको छोड़ दें। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ अपने पास जो है ना, वो देखा हो ना, बिल्ली शेर की खाला है, तो वो शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था उसने, तो हम शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाएंगे। ये तो अब ना करें, बड़े माइक्रो हिसाब से चलते हैं जी, ये इसको बड़ी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं जो भी इनका सिस्टम। अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं भी कुछ जी प्लीज करना चाह रहा हूँ जी। देखिए, जो अमेरिका से पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं, उनको थोड़ा सा और भी पर्सपेक्टिव से मैं चाहूँगा मैं हाईलाइट करूँ। जब पाकिस्तान बना है तो कायदे आज़म की भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ज़्यादा हो। उसकी वजह ये थी कि वो वेस्ट में पढ़े थे, फिर यहाँ पे चूँकि कॉलोनी भी हम ब्रिटेन की थे, तो कायदे आज़म ये महसूस करते थे कि हमारा यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने इनहेरिट किया है ब्रिटेन से, वो ऐसा है कि वो हमें सिस्टम ऑफ स्टेट के लिहाज से वी आर मोर क्लोजर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अमेरिका और वेस्ट के साथ। तो ही था कि हमें इस तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड उस वक्त ये वो सिविलाइजेशन थी जो दुनिया में राइज कर गई हुई थी, मजीद कर रही थी, और इसके प्रोस्पेक्ट्स जो थे टू पाकिस्तान दे वर बेटर। और पाकिस्तान को जो बनाया है, इनिशियली अपने पाँव पे खड़ा किया है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो अमेरिका ने खड़ा किया। ये हम
जो भी अमेरिका को कहें, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिनको रिकग्नाइज करना चाहिए। जब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के पास टोटल उस वक्त 13 टैंक्स थे और फौज जो थी वो तकरीबन 2 के 3 ब्रिगेड के बराबर। यानी कि हमारे पल्ले हमें अपने आप को ना डिफेंड करने के लिए कुछ था, ना इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ था। इंडिया ने हमें जो हमारा शेयर था वो दिया ही नहीं है, तो वी वर इन ट्रबल। और अगर मतलब हमें रशिया तो कुछ नहीं दे रहा था, चाइना उस वक्त था ही नहीं चीन के ऊपर, तो देयर वाज जस्ट वन पावर जो कि दुनिया को उस वक्त बना रही थी। अमेरिका जो था वो यूरोप को भी बना रहा था, मार्शल प्लान उसने वहाँ पे शुरू किया हुआ था। अमेरिका जो है उसके बाद जापान को भी बना रहा था। अमेरिका जो है वर्ल्ड के सारे रीजन जो डिस्ट्रॉय हो गए थे वर्ल्ड वार 2 के बाद, उनको अमेरिका बना रहा था। और उसी प्रोसेस के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बना दिया, क्योंकि हम उनके साथ मिल गए। ठीक है, हमने एक गिव एंड टेक ही होता है हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि कोई वो हम पे मतलब गिव एंड टेक के बगैर ही मेहरबानी कर रहे थे। तो वो दुनिया को, वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरह वो फैशन करना चाह रहे थे, उनको पता था कि यूएस सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो हम भी रियलाइज करते थे कि हमारा हम ये रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम म्यूचुअली सपोर्ट किया एक दूसरे को। उस म्यूचुअल सपोर्ट में ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अपने कदमों पे खड़ा होके 1965 में जब वार नहीं हुई, वार के से पहले हम दुनिया की एक लीडिंग डेवलपिंग इकोनॉमी थे और एक मोस्ट प्रोग्रेसिव मॉडरेट स्टेट थे और नेशन थे। और कराची जो है, कराची एक ऐसा था शहर जो कि न्यूयॉर्क, लंदन और ये वाशिंगटन इनकी सफ में खड़ा हुआ था। तो अब बाद में अनफॉर्चुनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो ये है कि अमेरिका ने ये जो काम हमारे साथ किया, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर अमेरिकन डॉलर हमें ना मिल रहे होते, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको एंड करने में हमें प्रॉब्लम होता। तो ये एक फैक्टर था उसके अंदर। और जब हम ये फाइनल कर रहे थे, एटॉमिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्वायर करने के आखिरी मराहल में थे, तो अमेरिका टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसको पता That's था right. क्या That's true. ब्रिगेडियर नवाज़ आपको जवाब तो मिल गया होगा ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब आपके हमसाए हैं, इनको समझाया करें ना, ये हम पे इल्जाम लगाते हैं। डीन है कॉलेज के, हम जो है हम हमेशा बात ये जी ब्रिगेडियर डार साहब, आपकी बातें तो माशाल्लाह हम सुनते रहेंगे। आई मीन जैसा कि ब्रिगेडियर नवाज़ ने कहा कि इट्स अ बिग एसेट इन आवर प्रोग्राम, तो हम आपसे यकीनी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर नवाज़ की शफकत है मेरे ऊपर, और हमने इन्हीं से सीखा है जो सीखा है। ये हमारे असातिज़ा में से है। जी असातिज़ा में से है। लेकिन प्रोग्राम को हमने एंड पे लेके जाना, लेकिन एक सवाल जो रह गया, रियल क्विक ब्रीफ, अगर उसका जवाब अगर मिल जाए तो 190 मिलियन जो पाउंड का स्कैंडल था, उसमें जो साबका खातून अव्वल थी बुशरा बीबी जो है, वो एक गवाह से उनका स्टेटस जो है एक मुलजमा हो गया। फारूक साहब आपसे शुरू कर लेते हैं सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरा तो ख्याल एक वहाँ जो तबका उनकी राय है कि वो गिरफ्तार होने जा रही है। दूसरा तबका ये है कि सुनने में यह आ रहा है कि उसे दो है कि वो या तो वो अपने शोहर इमरान न्याजी का इंतखाब करे या फिर दौलत का इंतखाब करे। तो सुनने में आ रहा है कि वो दौलत का इंतखाब करेगी और वो दूसरी तरफ जाएगी। तो ये मेरा ख्याल 2-4 दिन में ये आप सबके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, डॉक्टर साहब आपके हमसाए हैं नवाज़ी साहब, इन्हें जरा समझाया करें, ये पूरे इल्जाम जो है ना वो अमेरिकन पे या अमेरिका पे लगाते हैं, तो जरा इनको आप समझाया करें, जरा हाथ हल्का रखा करें हम पे। जी चले जी। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं सर? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ।
मैंने थोड़ी बड़े डिफरेंट प्यारे दोस्त है जी, बड़े प्यारे दोस्त है जी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है मैंने वो हाईलाइट किए हैं, जो उनकी बातें हैं मैं समझता हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है। ये जब तक इस प्रोग्राम में आते नहीं है मजा नहीं आता प्रोग्राम करने का। आज ये लेट थे ना, तो मैंने इस चीज का बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि इनकी जो गैर मौजूदगी थी वो प्रोग्राम को अच्छा नहीं कर रही थी। जब ये आए तो बाहर आ गए। तो डॉक्टर साहब क्वेश्चन वही सर, गोवा से मुलजिमा बन गई। पता नहीं इसका अभी कुछ हुआ तो नहीं है, अखबारी खबरें हैं, और इस मामले में जो जो फराग होगी वाले जो है वो भी पुरानी खबरें जो है वो रिसाइकल हो रही हैं। कोई मूवमेंट तो उस पर नहीं है अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो है वो सर अंसार अब्बासी ने ये बड़ी मुसद्दका खबर दी थी, और आई थिंक ही गॉट वेरी क्रेडिबल आई मीन सोर्सेस टू। सर वो देखो, वो हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। तो ये तो एक अखबार वाला वो ये भी कह रहा था कि शर्त लगा लें मैं ऐसे नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। शर्त लगा लें, पक्की बात है, मैं पूछ के आया हूँ और मुझे मुसद्दका तौर पे बताया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने बताया मुझे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, शर्त लगा लें। वो कहाँ है वो? सर वो तो खैर देखे ना, वो तो नहीं, वो तो नवाजिश साहब भी कह रहे थे, नवाजिश साहब ने भी कहा था कि वो नहीं आ रहे। नहीं, नवाज साहब ने कभी नहीं कहा था ये सर। आप तो वकालत ना करो खावर साहब, आप तो वकालत ना करो खावर साहब। आप तो मत लगा रहे हैं, तो मत लगा रहे हैं, आप पे हद लग जाएगी। हाँ जी, हद लग जाएगी आप पे। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि मेरा मतलब कि तोहमत लगाना बंद कर दें फारूक नसीम साहब। कोई और तोहमत लगाएं, इस तरह की ना लगाएं। ब्रिगेडियर साहब आप ये तोहमत लगाएंगे बुशरा बीबी पे कि 190 मिलियन का जो स्कैंडल था वो एक गोवा से, चूंकि बड़ी क्रेडिबल खबर है अंसार अब्बासी की, ही इज ए गुड जर्नलिस्ट, आई लाइक हिम, तो ये मामला कोई आगे बढ़ रहे हैं या ये साइफर के बाद 100 मिलियंस का और ये सारी चीजें जो है आई मीन स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें आ रही है कि जो भी इनकी प्लानिंग है क्या करना चाहेंगे इनको, कैसे देख रहे हैं आप? ये मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। इमरान का पूछ रहे हैं आप? उनकी बेगम का जी, वो 190 मिलियन उस स्कैंडल में इन्वॉल्व है जी। पहले तो गोवा थी लेकिन उनको अभी वो मुलजिमा के तौर पे वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो अखबारी खबरें आ रही। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अभी अब वो मतलब अभी आप देखें ना, पहले आपने फारूक नसीम साहब ने एक आदमी को उठाया। नहीं, जब बुशरा बीबी पे कोई भी बात आती है तो आप आराम से इग्नोर कर देते हैं। क्या मेरा मतलब है कि ये बुशरा बीबी के साथ इतने खास मुलाकात है आपके ब्रिगेडियर साहब? ख़वातीन की वजह से मैं बात नहीं करता। उसमें ये है कि देखें, उसका साला, उसका जो देवर है या वो नून लीग में है, उसको फारूक नसीम साहब ने पीटीआई से बुला के टिकट दिया था पाकपटन से, रजा माने का। नहीं, रजा माने का मुस्लिम लीग नून का एमएनए है, पहले पीटीआई में था। इसी तरह इमरान खान को जब बनाया गया और फिर उसकी शादी करवाई गई, और जिस तरह उसने इस मुल्क को चलाया है और जिस तरह इस औरत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और फिर जो बेड़ा गर्क कराने वाले साथ मिले हुए थे, बेसिकली यहाँ पे लेक्सीज बहुत चलती हैं। लेट मी टेल यू, ये जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं ना, ये मुशर्रफ वाली लेक्सी है। अगर आप इनकी हिस्ट्री ट्रेस करें ना, आज भी एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सर्कुलेट कर रही थी खबर, फलान इतने पैसे का है, अलग वो एक दफा किल हो चुकी खबर। ये बेसिकली जो डाई हार्ड सपोर्टर है ना इमरान खान के, वो मुशर्रफ की बात है। दैट्स ट्रू, ठीक है। और जो डाई हार्ड सपोर्टर है ना नून लीग के, वो ज़ियाद की बात है जी, जैसे फारूक नसीम साहब है, जैसे कि फारूक नसीम साहब। जी 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 जी, मैंने नहीं कहा, ये खावर साहब ने कहा। मैंने कहा सही हो गया। हम शुरू से ही मुस्लिम लीगी हैं, शुरू से मुस्लिम लीगी हैं। वो भी मुस्लिम लीगी था जी, ज़ियाउल हक भी। फिर ये है कि जो उससे पहले वाले थे, देखे आप बात कर रहे हैं, ये मैं फिर कहूँगा तो बहुत गुस्सा लगता है लोगों को। ये डिवीजन जो थी इसीलिए गई थी, कुछ चंद ऑब्जेक्टिव के लिए। आप मुझे बताएं ना कि मतलब इस तरह कोई लूट मार है किसी मुल्क में? मैं आगे नहीं बोलना चाहता। बेसिकली ये है कि ये फारूक नसीम साहब जो हैं, इनके फराग गोगी, अच्छा ये मुझे बताएं, अभी वो फराग गोगी जो है उसका जो
सौरा है वो नून लीग में है, वो उसने हमजा शहबाज को वो जो उसको प्रपोज किया था एज ए चीफ मिनिस्टर। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा मुल्क है, फारग रहते हैं हम सारा दिन, 80% आबादी हमारी वेली रहती है, ठीक है, और अल्लाह ताला रोटी दे रहा है और हम खा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। ब्रिगेडियर जनफर साहब, इसमें कोई एक कोई इंसल्ट की बात है कि अगर आपके ख्यालात कुछ और हों, आपके बेटे के ख्यालात कुछ और हों, तो वो उसकी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं? ये कोई ऐसी कोई ममानत है या ये कोई बेइज्जती की बात है या क्या है? ये क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए? किसी को आजादी नहीं हुई अपने ख्यालात का इजहार करें जिस तरह मर्जी करें? मेरा ख्याल है कि ये आज अभी ज़माना काफ़ी बदल गया है और ज़रूरी नहीं कि एक फैमिली में सारे ही लोग जो हैं वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों, क्योंकि जो एक्सपोजर है हर आदमी का वो अलहदा है, पर्टिकुलरली जो इंटरेक्ट कर रहे हैं बाकी लोगों से। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि फैमिलीज में भी ओपिनियन का डिफरेंस तो डेफिनेटली है जी। तो वो मैनिफेस्टेशन उसकी होती रहती है एक मतलब डिफरेंट तरीके से। अच्छा, आप बात कर रहे थे ये जो बुशरा बीबी का है, देखिए बुशरा बीबी के पास मेरे ख्याल में अभी दो ही चॉइसेस है, या तो वो अप्रूवर बन जाए, वादा माफ गवाह बन जाए, और दूसरा ये है कि मुकदमे को भुगतें। तीसरी तो मुझे कुछ चॉइस उनके पास नजर नहीं आती है। तो आई डोंट नो अभी ये चूंकि ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त कंक्लूड करना कि वो उनके ऊपर मुकदमा बन रहा है शायद थोड़ा सा अर्ली होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डिसाइड कर ले कि नहीं मैं वादा माफ गवाह बनती हूँ। ये भी रूमर्स हैं जी मार्केट में। यस जी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको जब ये नजर आए कि मुझे मुकदमे में मतलब मुल्ज़म डिक्लेयर किया जा रहा है और उस तरीके से मेरे खिलाफ प्रोसीड करेंगे, तो एक डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रेशर तो उनके ऊपर डेवलप होगा। अब वो पर केस भी बड़ा ओपन एंड शट केस लगता है ये 190 मिलियन केस। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये ओपन एंड शट केस है और इसके सारे जितने भी हैं एविडेंस जो है वो कट एंड ड्राइड है, तो ये इसमें बचना उनका। ब्रिगेडियर साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है सबसे लंबा तरीन प्रोग्राम हुआ है। हम इसी नोट के साथ, आपके नोट के साथ कि ओपन एंड शट केस है, हम इजाजत चाहेंगे अपने सुनने वालों से, लेकिन चलते चलते हमारी जो एक सेगमेंट होती है 30 सेकंड की फाइनल थॉट, ब्रिगेडियर साहब तो चले गए, फरूक नसीम साहब से शुरू कर लेते सर। 30 सेकंड। मैं ब्रिगेडियर डार साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, वो अप्रूवल बनेगी, इसलिए आप देखें कि लीमा खान को जो खबरें आ रही हैं तरीके इंसाफ का चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया है, ठीक है ना। फिर कहते हैं जी मूर्सी सियासत के अलावा से जी मियां मुस्लिम लीग पे तनकीद करते हैं या दूसरी पार्टियों पे, ये पीटीआई वाले। तो आज ये देखें कि इन लोगों ने किस क्यादत को इंतखाब किया है, इमरान न्याजी ने। तो ये मेरा ख्याल है उस वजह से भी वो जरा दिल बर्दाश्ता होगी पीटनी, वो अप्रूवल बनेगी। मुझे भी ज्यादा चांस दिल बर्दाश्त हो कि अपनी अज़वाजी जिंदगी जो खत्म कर देगी। सही हो गया। अज़वाजी जिंदगी तो पहले भी उसकी नहीं थी ना जी, क्या अज़वाजी जो वाइफ है हस्बैंड है। आप एक मेरा मत है आप जी। डॉक्टर साहब सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। भाई 30 सेकंड में ये कह सकते हैं कि इलेक्शन खैरियत से हो जाएं और पीसफुली हो जाएं और क्रेडिबल हो जाएं, दैट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि इस वक्त जो है वो आपकी पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों इस कोशिश में है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो उसको मुतनाज़ बनाया जाए, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो कोशिश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी और इंटर्म गवर्नमेंट को भी और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी कि इलेक्शन क्रेडिबल हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त मियां साहब का जो कंसर्न है वो ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि क्रेडिबिलिटी हो अगली गवर्नमेंट की, तो जिस तरीके से वो बाकी पार्टियों को भी अपने साथ मिला रहे हैं, तो उससे क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की डेफिनेटली बन जाएगी। और
मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और अभी जो लोग इन्वेस्टर्स की भी बात अभी हम कर रहे थे, आई एम श्योर कि पीपल आर वेटिंग कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए। और कोशिश भी यही है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसको तमाम जो क्वार्टर्स है पावरफुल उनकी हमायत हासिल होगी। तो उस लिहाज से ये एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमायत हासिल होगी जो इसके साथ कोलिशन बना रही हैं या मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, आई एम श्योर। और इलेक्शन के बाद ये जो बेहतरी की तरफ सफ़र है हमारा ये तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। जो टर्निंग पॉइंट की मैंने जिक्र किया था, मियाँ साहब का आना टर्निंग पॉइंट है। ये मेरी कन्विक्शन है कि ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से आगे पाकिस्तान अभी बेहतरी की तरफ ही जाएगा। वी वुड नॉट हैव टू लुक बैक इंशाल्लाह। तो ले जी, आखिर में मैं तो मेरे पास यही अल्फाज है कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चैरिटी के लोग हैं वो वहाँ पे हेल्प करना चाह रहे हैं तो दिल खोल कर उनको दें। उनको बच्चे हैं, उनको तभी इमदाद की जरूरत है, उनको खुराक की जरूरत है, उनको रिहाइश की जरूरत है। बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। तो मेरे चंद दोस्तों ने राब्ता भी किया था इस सिलसिले में के अंदर। तो मेरे ख्याल में वो मुझे बता रहे थे कि वेस्टर्न यूनियन जो है वहाँ पे है, काम कर रही है। तो जो भी तंजीमें वहाँ की है आप देखिए, उनको चेक करें, या जो मुसलमान तंजीमें हैं चैरिटी की, वो अगर वहाँ पे मदद पहुँचा रही हैं तो आप भी दिल खोल के उसमें हिस्सा लें। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा